वो बार बार फॉर्म भरते जाएंगे, हर बार जेआरएफ निकलते जाएंगे, तो किसका फायदा है उसमें? किसी का फायदा नहीं। ठीक है, हर 6 महीने पे एग्जाम साल में 2 बार हो रहा है, अब साल में 2 बार आप जेआरएफ निकालेंगे तो बताइए किसका फायदा? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। पिछले कुछ दिनों पहले एक दावा किया गया कि यूजीसी ने दिसंबर 2025 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें एक मेजर रिफॉर्म किया था, और ये दावा किसी और ने नहीं, मैंने ही किया था। ठीक है, आप सभी ने वो 2 दिन पहले वाली मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया कि मेजर रिफॉर्म आया है। जब अब जो पहले ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होते थे, अब ऑप्शन है आपको तीनों सेपरेटली सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और उस वीडियो में मैंने आपसे ये भी रिक्वेस्ट किया है कि अगर आप ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड हैं तो प्लीज नेट पे टिक मत कीजिए, सिर्फ जेआरएफ पीएचडी पे अप्लाई कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी जेआरएफ वाले हैं, कर चुके हैं, तो सिर्फ पीएचडी ओनली पे कीजिएगा, ना नेट पे, बिकॉज आप नेट भी क्वालिफाइड है, जेआरएफ भी है, तो आप सिर्फ पीएचडी ओनली पे। तो मैंने इस प्रकार की रिक्वेस्ट की थी आप सभी से, एक नैतिकता के आधार पर कि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, कट ऑफ हाई जा रहा है। तो अब वो वीडियो आप लोगों ने देखा है, जहां तक आप सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इस वीडियो को फैलाइएगा और आपने दम भर के फैलाया भाई। 50 के आसपास वो वीडियो अभी जा रहा है 2 दिन के अंदर, और काफी सारे कमेंट्स भी हैं, पॉजिटिव कमेंट्स भी, और स्टूडेंट्स भी इस बात को लेकर एग्री कर रहे हैं। बट वहां पे कुछ सवाल उठे कल ही। ठीक है, कल जो वो वीडियो देखने के बाद कल कुछ छात्रों की तरफ से भी और स्पेशली टीचर की तरफ से सवाल उठा कि जो आप बात बोल रहे हैं वो सही में मेजर रिफॉर्म नहीं है, वो एक झूठ है, ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है, और उसमें बहुत सारे सवाल पूछे गए। ठीक है, अब उसके बाद स्टूडेंट्स कंफ्यूज कि सर आपकी बात सुने कि मैम की बात सुने। ठीक है, ऑब्वियसली बात है यार। तो अगेन क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया उस पर थोड़ा बात करते हैं, और एग्जैक्टली मैं क्लेरिफाई सारे सवालों, बिकॉज जो इवन सबसे पहले चलिए मैं बता ही देता हूँ तो कि भाई ये सच है कि झूठ है, मेजर रिफॉर्म हुआ है कि नहीं, इस पर थोड़ा क्लियरिटी है कि आपकी कंफ्यूजन क्लियर होगी और आपका फॉर्म भरने में। सो अगेन सबसे पहले अदिति मैम है, बहुत रिस्पेक्टेबल फैकल्टी है, मैं तो बहुत स्पेशली एडमायर भी करता हूं उनको, बिकॉज इसलिए हाँ मैम ने कुछ सवाल पूछे हैं, और स्पेशली मैम के बारे में मैं लिटरली बोल रहा हूँ, बहुत मैं एडमायर करता हूँ, बिकॉज एक इंडिविजुअली उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया, बच्चों को पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, और साथ साथ अपने और भी बहुत सारे लोगों को जॉब दिया, मतलब कहीं ना कहीं जॉब क्रिएट किया, और बहुत सारे नए टीचर्स को अवसर दिया कि वो भी आके जो है मतलब छात्रों की हेल्प कर सके, छात्रों को पढ़ाने में मदद कर सके। तो आई एम ग्रेटली एडमायर हर। बट अभी हुआ क्या, मैम ने जो सवाल पूछे, और स्पेशली मैम ने क्लियरली वीडियो में सवाल पूछे, पहले मैम ने मेरा नाम लेना पसंद नहीं किया, या फिर मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेना पसंद नहीं किया, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल नाम ले सकता हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अदिति मैम की। और अदिति मैम ने कुछ सवाल पूछे, उनको जो है मैं एक बार पॉइंट बाय पॉइंट बताते जाऊंगा। तो अच्छा हाँ, एक चीज मैं पहले बताता हूँ, प्लीज इस चीज को गॉसिप और ये लड़ाई वाला कि भाई जैसे एसएससी में गगन सर वर्सेस अभिनय सर हो रहा था, प्लीज उसको ये मत बनाइएगा। दिस इज अ जेन्युइन थिंग। आप लोगों के फॉर्म भरने की प्रक्रिया को लेकर कंफ्यूजन है, स्पेशली मूलभूत सवाल है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आखिर क्या है, इसकी ये 3 कैटेगरी है, उसके क्या क्या क्राइटेरिया है, उसको लेकर क्लियरिटी। एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर मैम, इट इज ऑल्सो फॉर यू, आपके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आपको क्लियरिटी नहीं होगी ना तो आप फॉर्म भरने में कचरा ही करोगे। ठीक है, तो इसलिए ये प्लीज इसको तमाशा मत बनाइएगा। ठीक है, मैम ने बहुत जेन्युइनली सवाल पूछे, और उसी सवालों के जेन्युइनली मैं जवाब एक करके मैं देते जाता हूँ। ठीक है, फाइन, चलिए। तो प्लीज इसको लड़ाई मत बनाइएगा कि यहाँ वहां आग लगाए कि मैडम आप सर ने ये बोला आप ये करो। ठीक है, मुझे कल किसी स्टूडेंट ने बताया कि मैम की ये वीडियो है, सर आप जस्टिफाई। मैंने वीडियो देखा, मैम ने बहुत क्लियरली बोला कि इसका जवाब दिया जाए, और मैंने कहा कि हाँ जवाब देना बनता है, अगर आप रिस्पेक्टफुली पूछ रहे हैं तो बिल्कुल जवाब देना बनता है। तो ये कुछ सवाल थे मेजरली कि भाई यूजीसी सेक्रेटरी से मीटिंग कैसे हो गई। वैसे मैम ने वहां पे गलती से नेट सेक्रेटरी बोल दिया था, नेट के डायरेक्टर समथिंग, बट नेट के नहीं, मैंने यूजीसी सेक्रेटरी से मीटिंग की है। रिफॉर्म आया भी है कि झूठ बोला जा रहा है क्या ऑलरेडी, बिकॉज ये सबसे बड़ा सवाल था कि जिसका ऑलरेडी नेट हो चुका है वो फिर से टिक करे कि नहीं करे, ये सवाल था। हाँ, इस पर मैम ने बहुत जोर दिया है कि नेट जो है सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है। वैसे उन्होंने ये बोला कि नेट का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड है, बट पीएचडी एडमिशन के लिए ये सवाल मैम ने मेजरली, मेरे हिसाब से जहां तक मैं समझ पाया उस वीडियो को, ये मेजर सवाल था कि नेट मतलब सवाल ये मेजर था क्या कि इस आधार पे आप जो है टिक सब पे करें, कहना था। इसके अलावा ये भी बोला है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है पीएचडी ओनली को तो मानती ही नहीं है, नेट का सर्टिफिकेट भी चाहिए, वो भी कंपलसरी, बस सेम ईयर, ये भी बात रखी गई वहां पे। आईएसआर जैसी फेलोशिप के बारे में बोला है कि यहाँ पे पीएचडी ओनली नहीं मानते और नेट चाहिए यहाँ पे भी। तो इस प्रकार के सवाल। उसके अलावा ये मैम का एक तर्क था कि इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है, इसलिए कट ऑफ बढ़ रहा है, ना कि रिपीटिशन के चलते। और इसलिए इस प्रकार की बात बनना, किसी बच्चे से बोलना कि आप टिक मत करो, जेआरएफ में मत टिक करो, नेट में मत करो, किसी की सीट खा जाएंगे, तो इस प्रकार की बात ना इंटेलिजेंस है। तो ये मैम का एक तर्क था, और मैम ने बोला कि नेगेटिव मार्किंग ज्यादा बेहतर समाधान होगा। और उसके अलावा कुछ आखिरी में जाते जाते मैम ने थोड़ा सा कुछ मुझे लगता है कि गलत बोल दिया, जो भी है, मैम को हो सकता है हीट ऑफ द मोमेंट में मैम बोल गई होंगी, बट मैम शेमफुल एक्ट नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी। ठीक है, आपके सवाल है, मैं उसको जेन्युइनली जवाब दे सकता हूं। और ठीक है, आप भी सबसे देखिए, मतलब क्लिक बेट है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें होती है, बट मैम भी बहुत रिस्पेक्टफुल फैकल्टी है, बहुत फेमस फैकल्टी है, और मैं भी बहुत ज्यादा तो नहीं, बट हाँ मैं ठीक ठाक, मैं भी
अपने छात्रों के बीच में अपना नाम बना चुका हूं, तो फेमस होना किसी का अब उद्देश्य नहीं बचा है। अब छात्रों से के साथ जो लगाव है, विश्वास है, उसी को बना के मैं भी रख रहा हूं, मैम भी रख रही है। तो प्लीज आगे से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी आगे चल के आपको किसी भी मेरी वीडियो की कुछ गलत लगे, आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, बट प्लीज ये मत बोलिएगा, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं, एक करके बात करते हैं। हाँ ना, सो पहला सवाल, अच्छा नहीं रुक जाइए भाई, पहले सवाल से पहले जो है एक और चीजें हैं। सवाल तो ये सब बातें करेंगे, बट इंपॉर्टेंट क्या है, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, बट देखिएगा पूरा, बिकॉज बहुत जरूरी है, एक एक चीज आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। एंड बाकी क्या नाम है अपना, लाइक ये वीडियो की इंफॉर्मेशन सबको जरूरी है, बट उससे ज्यादा जरूरी है आपकी तैयारी भी, बिकॉज अभी आपका एग्जामिनेशन आने वाला है, तो स्पेशली आप लोगों के लिए मैराथन वगैरह रखे गए। संडे को आपका मैराथन है, फुल रिवीजन करवा रहे हैं हम, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फ्री क्लास है, 3 घंटे का मैराथन है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, ऐसे ही और भी जगह, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं देखूं यहाँ पे भी आपका जो है लाइक से अश्विनी सर भी लेने वाले हैं मैराथन, हिस्ट्री हिंदी का ही मैराथन है, तो कल संडे को आपके लिए काफी सारे मैराथन है। और अभी आज पेपर 1 का भी मैराथन ऑलरेडी हो ही चुका है, स्पेशली प्रीति मैम और बेसिकली आपका अंशिका मैम ने मैराथन ले लिया है, ठीक है। तो ये सब चल रहा है बहुत तेजी से, पढ़ाई भी चल रही है और लड़ाई भी चल रही है, ठीक है। तो अब जरा इन मुद्दों पे बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल क्या था, तो आप लोग पढ़ाई भी करते हैं और ये क्लियरिटी भी ले लीजिए, बिकॉज ये बहुत मूलभूत है आपके लिए नाउ। सो हाँ, पहला सवाल कि यूजीसी सेक्रेटरी से कैसे मीटिंग होती है भाई, क्योंकि मैम ने कहा इतनी बड़ी, और मुझे भी लगता था, लिटरली मुझे भी लगता था कैसे मिल सकते हैं। तो पहली बार तो यूजीसी सेक्रेटरी से मीटिंग ऐसे हुई थी कि हम चले गए थे आंदोलन करने, बिकॉज आपका एग्जाम हुआ था कैंसिल, ओके। तो आपका एग्जाम कैंसिल हुआ, तो हम कुछ फैकल्टी उठा के, मैं, अश्विनी सर, हिना मैम, अदिति मैम, करण सर, काफी सारे फैकल्टी और कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ में, तो हम लोग गए, प्रोटेस्ट किया कि यार ये एग्जाम कैंसिल कर दिया, बच्चों की एप्लीकेशन फीस वापस करो, दुनिया भर की बात है, तो खूब हंगामा मचाया, ठीक है। तो फिर वहां पे यूजीसी सेक्रेटरी ने बुलाया, ऊपर बैठा के बात की और समझा कि ये समस्या है। तो हमने बोला कि भाई एग्जाम डेट क्लियरली बताइए, आप री एग्जाम कब करवाने वाले। तो पहली बार तो यहाँ मुलाकात हुई, ओके। नाउ अब इसके बाद ना कहीं एनटीए को लेकर बहुत ज्यादा लोगों के अंदर मतलब खफापन आ गया था कि यार ये बहुत गलत एजेंसी है, ना जिम्मेदारी से एग्जाम करवाती है, कभी एग्जाम कैंसिल है, दुनिया भर की चीजें, और साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। तो उसको लेकर कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रीच आउट किया कि सर ये कुछ रिफॉर्म है, हम चाहते हैं, ओके। लिटरली उन्होंने एक पूरा डॉक्यूमेंट बना के मुझे भेजा कि सर ये रिफॉर्म जो है आप हमारी तरफ से ऊपर एजेंसी तक पहुंचाइए। अब मेरे को भी लगा मैं कैसे पहुंचा दूं, मेरा कोई पहचान का आदमी थोड़ी है कि मैं कोई राजनीति में हूं कि भाई मैं किसी पर, मैंने बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाया कि ऐसा करता हूं, मैं ईमेल भेज देता हूं, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं तो ईमेल भेजने में क्या ही जा रहा है, कम से कम बच्चों को बता सकता हूं यार आपने बोला, मैंने बहुत सिंपली सर्च किया गूगल पे, यूजीसी सेक्रेटरी ईमेल, ईमेल आईडी मिल गई। मैंने कहा ठीक है भाई चलो ट्राई मारते हैं। मैंने ईमेल आईडी पे मेल, ये मेरी खुद की ईमेल आईडी है, ये मेरी पर्सनल ईमेल आईडी है, मैंने मैसेज लिखा कि सर लाइक रिस्पेक्टेबल सर, आई हम्बली विश टू हैव अ लाइक लेट्स से मीटिंग ऑफ 10 to 20 मिनट्स, ज्यादा लंबा नहीं, थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे। और मैंने उसमें बताया कि भाई स्टूडेंट्स के कंसर्न है और कैरियर अपॉर्चुनिटी से प्रॉब्लम आ रही है, और इसलिए ये एग्जाम थोड़ा सा रेलिवेंट बना रहे, तो कंसर्न कुछ रिफॉर्म चाहते हैं। मैंने 4 नवंबर को ये मेल भेजा है, और उसी दिन, और मैंने मीटिंग ये मांगी, वैसे मैंने बहुत सडन अपॉइंटमेंट मांगा था कि 4 को बोला 5 को दे दो। तो और साथ में ये पूरा बेसिकली एक डॉक्यूमेंट लगाया था जहां पे रिक्वेस्ट दी गई थी कि भाई ये जो अनुवाद की समस्या है, या फिर आपकी मल्टीपल शिफ्ट की समस्या है, या फिर जो बार बार एग्जाम देते हैं बच्चे बड़ी बड़ी संख्या में, ठीक है, तो वो सब समस्या है। तो ये सब मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो है पूरी उनको एड्रेस करके यहाँ पे बताई गई थी, ठीक है। पुनरावृत्ति को रोकने की समस्या, जितने भी स्टूडेंट्स थे, तो पूरे स्टूडेंट्स का जो मतलब बेसिकली एप्लीकेशन था उसको मैंने उनके पास फॉरवर्ड किया, और तुरंत ही सेम उसी दिन 1 घंटे बाद मेरे पास, देखिए ये 4 नवंबर को बोला, 1 घंटे बाद आई वाज आल्सो शॉक्ड, ओके। आप लोगों को हंसी मजाक ले रहा हूं, मैं भी, कि भाई यूजीसी सेक्रेटरी, मतलब सरकार इतनी अच्छी हुई कि रिप्लाई भी करेगी। सरकार ने रिप्लाई किया, डियर सर, रिस्पेक्टफुली, ओके, थैंक यू सो मच, ओके। तो डियर सर, दिस इज विद द रेफरेंस ऑफ बेसिकली ट्रेलिंग मेल, योर अपॉइंटमेंट विद सेक्रेटरी यूजीसी हैज बेसिकली शेड्यूल्ड फॉर 25th of November। अब मैं पहले तो खुश हो गया, फिर मैंने ध्यान से पढ़ा 25 नवंबर, मैंने कहा भाई इसने टाल दिया, 5 नवंबर को मांग रहा हूं। और उस समय क्या था आपका बेसिकली दिसंबर 2025 का शायद तक किसी का फॉर्म आने वाला था, तो उस समय 2024 का, सॉरी, दिसंबर 2024 का फॉर्म आने वाला था। जून वाला एग्जाम तो खराब कर ही दिया था, तो वो मैंने कहा उससे पहले रिफॉर्म हो जाए तो ज्यादा बेटर है। तो मैंने फिर उनसे बोला कि सर ये तो नहीं, तो उन्होंने 25 नवंबर का डेट दिया। फिर मैंने थोड़ा सा चालाकी से उनका मोबाइल नंबर निकाला, कहां से, अगेन गूगल से सिंपली सर्च किया, यूजीसी सेक्रेटरी है, तो ये पहले कहीं जॉब करते थे, तो वहां पे उनका एक मोबाइल नंबर डाला था, मैंने रैंडमली अपने मोबाइल में सेव किया उसको, जो मैंने व्हाट्सएप मैसेज आपको दिखाया ना, तो मैंने बस रैंडमली उसको सेव किया, और लकीली फोटो दिख गई। मैंने कहा ये तो पक्का मनीष जोशी जी ही है। मैंने मैसेज किया कि सर यार मैंने 5 तारीख का बोला था, आपने 25 तारीख की डेट दी आपकी टीम ने, तो थोड़ा देख लीजिए। तो भाई बोल रहे कि ऐसा है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बाकी आपके सारे इशू एनटीए के हैं, बाकी स्टिल अगर आप आना चाहते हैं तो 25 को आ जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, तू बुला रहे तो चले जाते हैं, क्या दिक्कत है, कम से कम बच्चों की बात सामने से रखेंगे।
तो इस तरीके से मीटिंग हुई, कोई बड़ी बात नहीं है। आप, मैं, मैम स्वयं खुद किसी से भी मिल सकते हैं। ये देश लोकतांत्रिक है और ऐसा कुछ समस्या वाली बात नहीं है। हमको लगता जरूर है हम बड़े पदों पे लोगों से नहीं मिल सकते, बट प्रक्रिया है उसकी सिस्टमेटिक। मुझे तो बड़ा मतलब मुझे भी सरप्राइजिंग लगा। ये नंबर भी मैंने मतलब निकाला था, मैं नंबर नहीं शेयर कर सकता, नहीं तो कल के दिन मनीष जोशी मुझे चमकाएंगे कि यार नंबर तुमने शेयर, वैसे गूगल पे डला हुआ है, ठीक है, इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ सेक्रेटरी से मीटिंग हुई, ओके। बाकी हाँ, अब एक चीज मैं और बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या होता है ना कि थोड़ा सा स्टूडेंट को कंसर्न को लेकर मेरा बड़ा नियत है, तो आप देखते हैं अक्सर कि कभी भी कोई इशू आएगा तो एनटीए के ऑफिस जा रहे हैं, यूडीसी के ऑफिस जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप देखते रहते हैं वीडियो, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा अपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मिला है। वो जो खौफ है ना डर संस्थाओं का कि संस्थाएं ये कर देंगी, कुछ भी नहीं, अब वो खत्म हो गया। बिकॉज हमने अपने डीओ के टाइम पे ऐसी ऐसी चीजें की हैं कि अब जो लगता है कि अरे हाँ ठीक है यूडीसी ही तो है, मिल लेंगे, क्या कर लेगा, क्या हमारा उखाड़ लेगा, ठीक है, तो हम चले जाते हैं। तो ऐसे कोई बात नहीं, सभी लोग जा सकते हैं, अपने हक के लिए जाना बनता है और छात्रों के लिए हक के लिए जाना बनता है, ठीक है। चलिए, सो पहला सवाल, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए मैम, आप भी जा सकते हैं, और भी कोई छात्र कभी भी कोई कंसर्न लेके बिल्कुल यूडीसी के दफ्तर जा सकता है। प्रक्रिया मैंने बता दिया, कल के दिन किसी को करना है तो प्रॉम्प्ट सिंपली आप अपॉइंटमेंट लीजिए, ठीक है। ये अपॉइंटमेंट कंफर्म हुआ, फिर मैं गया भी मिलने के लिए 25 नवंबर को, और ये हमारी पूरी मीटिंग हुई। उन्होंने बाद में बोला कि रिसीड्यूस करें, 1 घंटे आगे करें, सब ठीक है, प्रॉपर बात हुई है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं थोड़ा सा मूलभूत सवालों पे, ठीक है। तो ये तो चीजें क्लियर हो गई कि आखिर कैसे मिले, तो मिलने का बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब बात आती है, और उस मिलने में पूरी प्रॉपरली जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाया उसमें बात रखी गई थी कि ये जो रिपीटेशन हो रहा है उसको रोका जाए, मल्टीपल चीजें मैंने पहले वाले वीडियो में बताई, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरे सवाल, ओके। चलिए, तो ये वाला तो भाई अच्छा, अब ये 3 जो सवाल है ना, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये ठीक है, 1 2 3 4, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, कि रिफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या कंडीशन है क्या नहीं है। तो इसके लिए पहले हमको सबसे गहराई से समझना पड़ेगा यूडीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रक्रिया क्या है, और वो मैं अपने मन से नहीं बोल के बताऊंगा। यूडीसी के जो आपका डॉक्यूमेंट आया है, जिसको आप ऑब्वियसली ब्रोशर बोलते हैं, जैसे अभी 2025 का जो एग्जामिनेशन है उसका एक ब्रोशर उन्होंने निकाला है। तो वो जो ब्रोशर है, उसी ब्रोशर में 8वें पेज पे बहुत क्लियरली लिखा है, ये 8वां पेज है, उसमें क्या लिखा है देखिए ध्यान से, ठीक है। हर एक सवाल का जवाब देखेंगे, सबका जवाब इकट्ठा मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस का जवाब एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। नाउ तो क्या लिखा भाई कि यूडीसी हैज डिटरमाइंड, अगेन दिक्कत क्या हमारे देश में अंग्रेजी का पता नहीं बड़ा फितूर है, तो वो उन्होंने पूरा अंग्रेजी में लिख के भेजा, आधे बच्चे समझ नहीं पाते, ठीक है, शायद तक वहीं कंफ्यूजन आई। तो उन्होंने लिखा कि भाई इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, अपॉइंटमेंट ये होता है वो होता है, ठीक है। नाउ अब पहली कंडीशन देखिए, ठीक है, द कैंडिडेट क्वालिफाइंग अंडर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिशन टू द पीएचडी कैटेगरी विल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन, ठीक है। मतलब जिसने ये दो कैटेगरी 2 जिसको हम बोलते हैं, ऐसे ही कैंडिडेट क्वालिफाइंग अंडर ओनली पीएचडी विल बी एलिजिबल फॉर द basically admission to the PhD only but not for the award letter and appointment as assistant professor, okay। तो 3 कंडीशंस उन्होंने बता दी, जिसको बहुत सिंपली उन्होंने ये फिगर भी बताया कि अच्छा कैटेगरी 1 में है तो तीनों यस यस यस, ठीक है। मतलब अगर आपने जेआरएफ किया तो आप जेआरएफ के लिए भी, असिस्टेंट प्रोफेसर भी और पीएचडी एडमिशन के लिए वैलिड है। अगर आपने सिर्फ नेट क्वालिफाई किया तो जेआरएफ नहीं, बट इन दोनों के लिए भी है, और अगर ये दोनों नहीं किया तो ये है, ठीक है। तो 3 कट ऑफ आते हैं ये। अब ध्यान से देखिएगा चीज, जेआरएफ वाला तो बहुत क्लियर है, क्वालिफाइड आर एडमिटेड टू द पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन द इंटरव्यू, ठीक है, कि भाई इंटरव्यू लेगा और उसके बाद से जिसका क्वालिफाइड हुआ इंटरव्यू लेके अपना एडमिशन, ठीक है। सेकंड और थर्ड कैटेगरी जो है, ओके, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, अब ध्यान से सुनिएगा यहां पे, यू कैन बी, अच्छा एक उन्होंने वर्ड यूज किया कैन बी यूज्ड एंड मस्ट भी नहीं बोला कि करना ही है, ये हर यूनिवर्सिटी की चॉइस है। बिकॉज होता क्या है हमारे भारत में कि पहले बच्चा यूजीसी नेट का एग्जाम देता है, ठीक है, अब उसके बाद जब जिस यूनिवर्सिटी में पीएचडी का एडमिशन आता है तो उसका एंट्रेंस भी देना पड़ता था। तो यूजीसी चेयरपर्सन ने बोला कि यार ट्राई कर लेते हैं, कंपलसरी नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी में थोप नहीं रहे कि नहीं तुम तो इसी स्कोर कार्ड के बेसिस पर, नहीं, कैन बी यूज्ड नॉट कंपलसरी फॉर द, ठीक है। तो ये जो स्कोर कार्ड है, मतलब जो आपको यहाँ पे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली उन्होंने क्या बोला, यहां ध्यान से देखिएगा, फॉर कैंडिडेट क्वालिफाइड अंडर कैटेगरी 2 एंड 3 द मार्क्स, ओके, अगेन अब ये शब्द याद रखिएगा, क्या लिखा है, मार्क्स नॉट सर्टिफिकेट, क्या, marks obtained in the net examination, okay, will be 70% weightage and 30% will be interview, ठीक है। तो 70% weightage जो है आपके जो मार्क्स आए हैं, ठीक है, अब मार्क्स भले पीएचडी में आए, इसमें आए, किसी में, जो मार्क्स आए उसका 70% और 30% आपका इंटरव्यू, उस बेसिस पर आपका एडमिशन करवाया जा सकता है। कैन है, कंपलसरी नहीं है। अब वो हर यूनिवर्सिटी की इच्छा है, किसी यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी इस रूल को एक्सेप्ट करेगी, कोई नहीं करेगी, वो यूनिवर्सिटी की चॉइस है, ठीक है। नाउ तो पहली बात तो जो मेजर सवाल था कि नेट का सर्टिफिकेट भी चाहिए पीएचडी एडमिशन में, नहीं चाहिए, इट इज ओनली नेट स्कोर कार्ड, ओके। सो देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन नेट क्वालिफाइंग लेटर एंड नेट स्कोर कार्ड, ओके। इस पूरे एग्जामिनेशन को यूजीसी नेट एग्जाम बोलते हैं दोस्तों।
बट इसमें 3 अलग अलग चीजें हैं। नेट का उन्होंने बोला है यार स्कोर कार्ड चाहिए, मतलब स्कोर कार्ड चाहिए, नेट का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए एडमिशन के लिए, पीएचडी एडमिशन के लिए। ठीक है, अभी मैं इसको और थोड़ा सिंपलीफाई, अभी थोड़ा सा अंग्रेजी में ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा होगा। ठीक है, फॉर एडमिशन टू द पीएचडी द मार्क्स ऑब्टेन इन नेट विल बी कैटेगरी 2 विल बी वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, बिल्कुल लिखा है। ठीक है, क्या अगेन फिर से क्या बोला, मार्क्स ऑब्टेन, कि मार्क्स 1 साल के लिए वैलिड है। ठीक है, तो पीएचडी ओनली, मतलब आप अगर पीएचडी ओनली क्वालिफाई करते हैं तो मार्क्स 1 साल के लिए वैलिड है, सिर्फ 1 साल के लिए। बट ऊपर वाला कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, नेट के कंडीशन नहीं है, तो यहां पे बहुत क्लियर है कि मार्क्स। ठीक है, चलिए अभी और देख लेते हैं। अच्छा, अब इसके बारे में और चीजें क्लियर, ये तो पूरा नोटिस में लिखा है, दुनिया भर की चीजें आराम से पढ़ सकते हैं आप लोग। इसके अलावा अगेन जो है हमारे जो पहले पुराने आपके जगदीश जी थे, जो आपके यूजीसी के चेयरमैन थे, उन्होंने क्लियर लिखा कि एकेडमिक सेशन 2024-25 से ऑल यूनिवर्सिटी, अगेन फिर क्या वर्ड, कैन यूज, नॉट कंपलसरी, हर यूनिवर्सिटी की इच्छा है कि वो, अगेन क्या लिखा, नेट एग्जामिनेशन के स्कोर कार्ड, नॉट नेट सर्टिफिकेट। ओके, नेट सर्टिफिकेट मींस वो आपको देता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी, नेट स्कोर कार्ड मतलब फॉर एडमिशन ऑफ प्रोग्राम। सो ये जो पूरा पीएचडी वाला जो टॉपिक जोड़ा गया है ना इस पूरे एग्जामिनेशन में, इसका आपके नेट के सर्टिफिकेट से कोई कनेक्शन नहीं। नेट का सर्टिफिकेट जिंदगी भर के लिए वैलिड होता है, किस लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, और इसका कोई यूज नहीं। कुछ यूनिवर्सिटी इसके बेस पर एंट्रेंस कैंसिल करती हैं, वो अलग बात है, बट वो नेट का सर्टिफिकेट बार बार इकट्ठा करके, हर साल का इकट्ठा करके कुछ नहीं मिलने वाला। हर साल का नेट का सर्टिफिकेट, हाँ नेट का स्कोर कार्ड, अगेन एग्जाम का नाम तो यूजीसी नेट ही है ना, एग्जाम का नाम यूजीसी, तो स्कोर कार्ड, पर उसमें आपको नेट सिलेक्ट करने की, उस स्कोर कार्ड में आपको, अभी मैं और थोड़ा सा सिंपल करके समझाऊंगा, उस स्कोर कार्ड में जो मार्क्स मिले वो इंपॉर्टेंट है आपके पीएचडी एडमिशन के लिए, और कुछ नहीं। उस स्कोर कार्ड में नेट क्वालिफाइड, पीएचडी क्वालिफाइड, जीआरएफ क्वालिफाइड कुछ नहीं लिखा रहेगा, उसमें बस ये लिखा रहेगा कि आपके इतने मार्क्स आए हैं, 2025 में एग्जाम हुआ था, आपके इतने मार्क्स आए थे, बस। नेट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ नेट का स्कोर कार्ड। ओके, ध्यान समझिए, नेट सर्टिफिकेट में स्कोर नहीं लिखा रहता है, अगर किसी ने देखा है। ठीक है, अभी मैंने निकालना भूल गया, नहीं तो मैं अपना जीआरएफ अवार्ड लेटर भी आपको दिखा देता हूं। ठीक है, चलिए अभी दिखा दूंगा, रुक जाइएगा। ठीक है, फाइन, चलिए। सो अच्छा, अब ये जो है इसमें इसके साथ एक नोटिफिकेशन भी है, इसी नोटिफिकेशन को भी देखिए, अगर किसी को देखने की इच्छा है तो आप क्या कीजिएगा भाई, ये अपना जाएंगे अपन यूजीसी पे। ठीक है, तो यूजीसी की वेबसाइट है, वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हाँ यहाँ पे आई गेस, हाँ वेबसाइट पे क्लिक करके, हाँ तो वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो हाँ यस ठीक है, वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आप ये वहां पे नोटिफिकेशन करके आ जाता है। ठीक है, कोई क्लिक ही कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो हमने ये क्लिक किया यहाँ पे, और क्लियरिटी की ये नोटिफिकेशन कैसे कब आया, तो यहाँ नोटिस में जाएंगे, जब रीड मोर करेंगे ना तो अपना ऐसा खुल जाता है। ठीक है, अब इसमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। ठीक है, तो पेज नंबर 13 पे जाइए। ठीक है, पेज नंबर 13 पे जाइए तो ये लेटर डला है कब, 28/3, ओके 28/3/2024 को ये आया कि यूजीसी नेट लेटर रिगार्डिंग नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कैन बी एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन। मतलब ये जो एग्जाम है इसी के मार्क्स हम पीएचडी एडमिशन में यूज कर लेंगे। ठीक है, ये सर्टिफिकेट को इसको खोलते हैं, चलिए इसको भी पढ़ लीजिए। 28 मार्च को ये आया, इसको पढ़िए आराम से, इसमें प्रॉपरली लिखा है वही चीज जो मैंने अभी आपको पहले पढ़ाई, इसमें जाइए कि भाई इसके स्कोर कार्ड को अगेन कैन बी यूज, नॉट मस्ट बी यूज। ओके, ठीक है, तो उपयोग कर सकते हैं, और किसी यूनिवर्सिटी को करना होगा इसको नेट स्कोर कार्ड को तो करेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा, वो उस यूनिवर्सिटी की। कोई यूनिवर्सिटी चाहे तो आपका नेट जीआरएफ क्वालिफाइड होने के बावजूद भी आपको बोल सकती है कि एंट्रेंस एग्जाम देने आओ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तीनों कंडीशन, उसके बाद ये पूरा जो फिगर अभी मैंने पढ़ा है सब इस कागज में भी लिखा है, पढ़ सकते हैं। ठीक है, नाउ अभी भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगी बिकॉज इतनी सारी अंग्रेजी में बातें हैं, इतने मल्टीपल सिचुएशंस है। अब चला चलते हैं बिल्कुल सिंपल स्वीट एंड शॉर्ट सॉल्यूशन बताते हैं। ठीक है, तो आपने डॉक्यूमेंट्स देख ही लिए सारे, अब आते हैं भाई, मेरी तो सांस फूल गई है, 18 मिनट हो चुके हैं, फटाफट करते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया। हाँ चलिए, अब बात करते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्या कहता है। सिंपल समझिएगा, पहली चीज है जीआरएफ, इसका क्या उपयोग है? क्या जीआरएफ आपको पीएचडी एडमिशन में हेल्प करता है? नहीं। जीआरएफ क्या है? एक अवार्ड लेटर है, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, कैसा होता है ये, मैं सॉरी निकालना भूल गया था। ठीक है, तो जीआरएफ एक अवार्ड लेटर होता है, कहा गया भाई ये, चलिए मिल गया शायद तक। हाँ ये देखिए, ये होता है जीआरएफ का अवार्ड लेटर। इसमें कहीं मेरा स्कोर कहीं कुछ भी नहीं लिखा, इसमें लिखा है कि भाई 2020 में मैंने जीआरएफ, बेसिकली ऐसा दिख रहा है अगर तो आप लोगों को, ठीक है, तो 2020 में मैंने जो है जीआरएफ क्वालिफाई किया। ठीक है, तो
इसमें बस इतना ही लिखा रहता है, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है, ओके, इस पूरे अवार्ड लेटर का उद्देश्य क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सिंपल वे में समझाता हूं। ये अवार्ड लेटर सिर्फ आपको फेलोशिप के लिए एलिजिबल बनाता है, इससे एडमिशन का लेना देना नहीं है। पहले क्या होता था कि हाँ, अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया तो आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना, पीएचडी में सीधे आप इंटरव्यू देंगे और आपका एडमिशन होगा। पीएचडी मतलब एक हेल्प मिलती थी, बट जेआरएफ क्रैक करने से किसी भी हाल में, ध्यान सुनिएगा, जेआरएफ क्रैक करने से किसी भी हाल में पीएचडी एडमिशन में कोई हेल्प नहीं है, बस एडमिशन होने के बाद स्कॉलरशिप मिलेगी, ओके। तो जेआरएफ क्या है, एक स्कॉलरशिप है कि आपने पीएचडी में एडमिशन लिया, अब वो भले एंट्रेंस से लिया हो, भले वो पीएचडी किसी से भी लिया हो, ठीक है। वो एडमिशन कैसे भी हो सकता है कि आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, या फिर आप एग्जामटेड में सीधे इंटरव्यू देके, या फिर स्कोर कार्ड का यूज करके, कैसे भी, बट ये तब काम में आएगा जेआरएफ कब, जब आपको स्कॉलरशिप मिलनी, ओके। तो इसका रिलेशन सिर्फ स्कॉलरशिप से, हर महीने 40,000 के आसपास जो है वो स्कॉलरशिप आती है, कभी थोड़ी ज्यादा भी आती है एसआरएफ में, ठीक है। इसका कोई और कनेक्शन नहीं। नाउ अब बात आती है नेट। इसका उपयोग क्या है, जो नेट का सर्टिफिकेट मिलता है जिसको हम बोलते हैं नेट सर्टिफिकेट। नेट सर्टिफिकेट का उपयोग क्या है, इसका उपयोग है कि आप देश भर में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जब वैकेंसी आएगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बस, ओके। सो इट इज जस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ये जो नेट का सर्टिफिकेट है, इसके अलावा इसकी कोई उपयोगिता नहीं। आप इसको इकट्ठे करते जाइए, एक पुलिंदा ऐसा एक फाइल बना लीजिए इतनी मोटी, और बोलना मैंने 50 बार नेट क्वालिफाई किया है, मैं दुनिया का सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हूं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। एक कागज, दो कागज, मैंने तो एग्जाम देना बंद कर दिया था। मैंने एक बार नेट किया, दूसरी बार जेआरएफ हुआ, उसके बाद मैंने हाथ छोड़ दिया। मैंने किसी दूसरे की सीट क्यों खाना यार, जब मुझे पता है मेरा 2020 में, मुझे इतना पता था कि 3 साल तक मेरा, अच्छा इसमें यह भी लिखा रहता है, अगर मैं दिखाना भूल गया, इसमें दिखेगा नहीं, कि इसमें क्लियरली लिखा है कि 3 साल तक आपको ये अवार्ड लेटर तभी वैलिड है कि 3 साल के अंदर, इसमें एग्जैक्टली लिखा है कि 3 साल के अंदर 3 इयर्स, नॉट लेटर देन 3 इयर्स, आपको एडमिशन पीएचडी में। और मुझे इतना पता था कि इतना भी गधा नहीं हूं मैं कि अभी अगर मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया 3 साल में मैं एडमिशन, हाँ कुछ लोगों की कंडीशन हो सकती है, कुछ फैमिली कंडीशन हो गई, कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई, इसलिए तो वो डेफिनेटली फिर से अप्लाई करें। जिसको लग रहा है कि मेरा ये 3 साल खत्म होने वाले हैं और मुझे फिर से अभी पीएचडी में एडमिशन मेरा नहीं हो पाया, तो भाई बिल्कुल तू आ और तू टिक कर जेआरएफ के लिए और बिल्कुल एग्जाम दे, ठीक है। अगर आपका जेआरएफ, देखिए कुछ होता नहीं जो जेआरएफ रिपीट कर देंगे, आज भी जेआरएफ हो गया, कल भी जेआरएफ हो गया, फिर हर 6 महीने में जेआरएफ करें, उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपने आप पे विश्वास रखिए। अगर आपने 3 साल का टाइम है, अगर आपको लगता है कि नहीं 3 साल में कहीं पीएचडी में एडमिशन ले पाए, तो मेरे भाई फिर से फॉर्म भर देना और फिर जेआरएफ निकाल लेना। पर वो 3 साल तक 6 बार एग्जाम होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, उन 3 साल में 6 बार एग्जाम होगा और तुम 6 बार घुसोगे और तुम 6 बार बच्चों की सीट काटोगे, बस यही समस्या है और कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो जेआरएफ का इतना उपयोग है। अब आते हैं पीएचडी एडमिशन में, जिसपे पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है, ठीक है। तो भाइयों और बहनों, पीएचडी एडमिशन का स्कोर कार्ड, अगेन अब पीएचडी एडमिशन में इसका क्या है, इसमें चाहिए आपको मिलता है, इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं है, इसमें क्या है, नेट का स्कोर कार्ड, बस जो आपकी मार्कशीट आती ना, बस, तो वो स्कोर कार्ड जो है उसके बेसिस पर आप जो है अपना एडमिशन कहीं पे भी जब वैकेंसी निकलेगी तो आप दिखाएंगे भैया मेरा यूजीसी नेट एग्जाम दिया था, उसमें मेरा नेट क्वालिफाई हुआ, पीएचडी हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसमें मेरा स्कोर इतना आया था, ठीक है। जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो वो ये नहीं पूछेंगे कि आपका ये क्या क्वालिफाई हुआ, बस ये पूछेंगे कि कितना स्कोर आया था, पीएचडी ओनली तो हुआ है, ठीक है, कितना स्कोर आया था, वो स्कोर के बेस पर उसका, उस स्कोर का 70% वो ले लेंगे। अगेन वो भी चॉइस है, जैसे कि मैंने बताया, दे कैन यूज, ओके, क्या बोला मामी दादा जी ने, इट कैन बी यूज्ड। तो कोई यूनिवर्सिटी यूज करेगी, कोई नहीं करेगी, कोई यूनिवर्सिटी बोलेगी नहीं भैया हमारे पास जाके एंट्रेंस, हम नहीं यूजीसी नेट पे भरोसा करते, तुम आओ हमारे पास जाके, तुम्हारे पास जेआरएफ है, अच्छी बात है, हम स्कॉलरशिप देंगे तुमको, बट पहले आके हमारा एंट्रेंस दे, तो करवाते हैं, जेएनयू करवाता है, डीयू करवाते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी करवाती है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। बीएचयू भी करवाता था अभी तक, ठीक है। चलिए, तो नेट स्कोर कार्ड जो है वो आपका क्या हो गया, बस इसका इतना ही उपयोग है। इसके साथ में, ठीक है, जो बोला गया कि पीएचडी ओनली के साथ में नेट का भी सेम ईयर का चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है, सिर्फ नेट स्कोर कार्ड चाहिए भैया जी आपको, ठीक है। आप जितने विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, आप अगर सिर्फ पीएचडी ओनली सिलेक्ट करते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं। अगर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो चुका है, आप जेआरएफ भी कर चुके हो, आपका जेआरएफ और ये हो चुका है, तो अगर आप ओनली पीएचडी के लिए करते हैं बिकॉज आपको स्कोर कार्ड चाहिए, आप बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। नाउ अभी एक और कंफ्यूजन है, इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं, ठीक है। आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो ये जो मेजर मैम के क्वेश्चन थे कि क्या अलग से क्वालिफाई करना चाहिए 1 साल का, ये क्लियर हो गया। बहुत सारी यूनिवर्सिटी नहीं मानती, हाँ बिल्कुल मैम सही बोल रही है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी नहीं मानती, बट वो नेट का सर्टिफिकेट उसी साल का नहीं मांगती, ठीक है, कभी नहीं मांगती। नेट का सर्टिफिकेट जिंदगी भर वैलिड है और जिंदगी भर वैलिड ही रहेगा।
आप कभी कभी नेट का सर्टिफिकेट। सेम फॉर द आईसीसीआर फेलोशिप ओनली। ओके, मेरी दोस्त आपकी टीचर किरण मैम, ठीक है, उन्होंने आईसीसीआर की फेलोशिप उनको मिल रखी है, अभी यहां पे पढ़ा रही है, उससे पहले उनको मिलती थी फेलोशिप, नेट सेम ईयर का नहीं मांगा था, पुराना भी चलता है, ठीक है। तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, पीएचडी ओनली को नहीं मानते, बट हाँ नेट नेट तो क्वालिफाई किया ना एक बार तो आपने, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भैया नहीं इसी साल आपने नेट क्वालिफाई किया तो चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नियम नहीं है, इतना बड़ा कोई बखेड़ा नहीं है, ठीक है। नाउ अब चलिए बात करते हैं और किसके बारे में। हाँ, तो ये हो गया, ये सारी चीजें हो गई। हाँ, अब थोड़ा सा एक और कंडीशन लग रही है सर की, एक मेजर आता है कि सर जो पीएचडी ओनली है ना, उसका तो पीएचडी ओनली का जो कट ऑफ होता है बड़ा कम होता है, ठीक है। तो भाई आप तो स्मार्ट हो ना, वो कट ऑफ भले कम होता है, ठीक है। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, स्टूडेंट ए है, ठीक है, स्टूडेंट ए वो ऑलरेडी जेआरएफ क्वालिफाइड है, वो एग्जाम देने जाएगा, वो 300 में से 250 मार्क्स लेके आएगा, ठीक है। उसने जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं किया, स्टूडेंट ए ने जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं किया। स्टूडेंट बी, ठीक है, स्टूडेंट बी इसने सिर्फ ओनली पीएचडी के, ठीक है, इसने पीएचडी के लिए भी अप्लाई किया, ओके, इसने ओनली पीएचडी सिलेक्ट किया था बिकॉज उसके पास जेआरएफ ऑलरेडी है, उसके बिकॉज वो तो इंटेलिजेंट है, उसको तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स चाहिए, तो उसको उसके 250 मार्क्स आए, तो उसके नेट के स्कोर कार्ड में क्या लिखा रहेगा कि 250 मार्क्स, ओके। आप ध्यान से देखिएगा, दूसरा स्टूडेंट भी है जिसने तीनों अप्लाई किए थे, ओके, जेआरएफ भी, पीएचडी, सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर भी, ये भी, उसका सिर्फ ओनली पीएचडी, उसका क्या हुआ, उसका ये दोनों नहीं हुए, ठीक है, ना नेट हुआ ना जेआरएफ हुआ, बट उसका अब उसके मार्क्स कितने थे, 200 ही थे, ठीक है। उसका ना नेट हो पाया, 200 पे नहीं होता, नेट भी हो ना जेआरएफ भी नहीं हो पाया, बट इस स्टूडेंट का पीएचडी ओनली हुआ। अब देखिए, अब इसके नेट इसके स्कोर कार्ड में क्या लिखा रहेगा कि भैया तुमको 200 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो किसी का नुकसान हो रहा है यहां पे, किसी का नहीं हुआ, इसने एग्जाम दिया, ये अगर एग्जाम देता है, इसके 250 आते तो ये जेआरएफ की जगह खा लेता, नेट की जगह खा लेता, इसको जरूरत भी नहीं। अब ये एडमिशन में इसको हेल्प मिलेगी बिकॉज 250 मार्क्स है ना, तो इस बच्चे से ज्यादा उसको वेटेज मिलेगा बिकॉज 70%, 250 का 70% और 200 का 70% बता दो। ये बच्चा इसके पीएचडी में सिर्फ उसने ओनली पीएचडी लिया था, बट वो जाके पीएचडी एडमिशन ले सकता है, उसका कोई नुकसान नहीं। हाँ, आप पीएचडी का बोले कट ऑफ कम जाता, मान लीजिए पीएचडी कट ऑफ कितना गया, 180 गया, ठीक है। तो 100 से 80 वाले, 180 के ऊपर वाले सारे सिलेक्ट हुए ना, जिसने जेआरएफ नहीं भी लगाया था वो भी उसके लिए अप्लाई, उसके मार्क्स, बात है स्कोर कार्ड, आप बात को समझिए, मार्क्स को रेलेवेंस बनाया जा रहा है पीएचडी एडमिशन के लिए, ना कि सेम ईयर का नेट सर्टिफिकेट। कहीं नहीं लिखा, पूरे नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा कि सेम ईयर का नेट का सर्टिफिकेट भी चाहिए, बिल्कुल नहीं लिखा। उसमें बोला उस साल का, तो 1 साल के लिए वैलिड है, बिल्कुल सही बात है, नेट का स्कोर कार्ड 1 साल के लिए वैलिड है, बट वो स्कोर कार्ड है, वो ना जेआरएफ का अवार्ड लेटर है, वो ना नेट सर्टिफिकेट है, सिर्फ वो स्कोर कार्ड है बस। तो स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। तो जो भी, अगेन मैं थोड़ा सा बच्चों को सिंपल समझा रहा हूं, अगर भाई आप लोगों का नेट और जेआरएफ हो रखा है, ठीक है, जिसका नेट नहीं, जिसका नेट हो चुका है, वो जेआरएफ के लिए बिल्कुल अप्लाई करना, आपका हक बनता है, और पीएचडी के लिए अप्लाई करना, मेरी ये सजेशन है, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। और दूसरा, जिसका जेआरएफ हो रखा है, उन सभी से बस इतना सा निवेदन है कि आप ओनली पीएचडी सिलेक्ट करो, आपके एडमिशन में बिल्कुल भी, बिकॉज आपके पास जेआरएफ है ऑलरेडी, वो अवार्ड लेटर लेके जो जेआरएफ आपके पहले से ना, उसको लेकर आप स्कॉलरशिप, एडमिशन के बाद स्कॉलरशिप लोगे, उससे एडमिशन में कोई लेना देना नहीं है। जो जेआरएफ अवार्ड लेटर है उसका उपयोग कब होगा, एडमिशन के बाद आप पीएचडी सेक्शन में जाएंगे, उस कागज को देंगे और यूडीसी के पोर्टल पे आपकी बेनिफिशियरी कोड बनेगा और आपको स्कॉलरशिप आनी स्टार्ट होगी। तो वो जेआरएफ अवार्ड लेटर का उपयोग बाद में होता है, एडमिशन के टाइम नहीं होता। एडमिशन में क्या उपयोग होगा, आपका नेट का स्कोर कार्ड, अगर कोई यूनिवर्सिटी मांगती है। अब ये भी हर यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ यूनिवर्सिटी बोलती है हम तो एंट्रेंस लेंगे, कुछ बोलती है नहीं हम आपका नेट का स्कोर कार्ड, तो आपको एडमिशन में बिल्कुल फायदा मिलेगा इस बच्चे के कंपैरिजन में। भले कट ऑफ 180 गया हो, बट आप दूसरों से सबसे ऊपर थी ना, आपने 250 भी लाए, आपका नेट का स्कोर कार्ड भी हो गया, आपका जेआरएफ का भी नुकसान हुआ, जेआरएफ आपके पास पहले से था, तो आपने ना किसी का गला काटा ना किसी का नुकसान किया, अपना भी फायदा दूसरे का भी फायदा, विन विन सिचुएशन है ये, किसी का नुकसान नहीं हो रहा कि कमर की पेटी बांट लो तो ये कर लो वो कर लो। भाई मैं तो इसमें बिलीव रखता हूं। मैं दोस्तों इतनी सी बात आखिरी में बोलूंगा कि जब आप दुनिया का भला करते हैं तो आपका, मैं अपने लाइफ में मैंने बस यही मैसेज रखा है कि एक सोशल एथिक्स नाम की जो होती है, मैं पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूं, इंडिविजुअल बेनिफिट हम बोलते हैं ना कि ह्यूमन नेचर जो है सेल्फिश है और ये है वो है, दुनिया भर की बातें, बट ह्यूमन बीइंग आर आल्सो रैशनल बीइंग। ओके, मैं जॉन लॉक की बात पे भी पूरा जोर देता हूं कि इंडिविजुअल आर रैशनल बीइंग, और उस रैशनैलिटी को, उस मॉरलिटी को उपयोग करना है। कांट ने बोला है कि इंसान जो है नैतिक प्राणी है, ठीक है, बेसिकली जॉन लॉक ने बोला है कि तार्किक प्राणी है, हॉब्स ने बोला है स्वार्थी प्राणी है।
सब आपको डिसाइड करना है, ठीक है। आपका स्वार्थ है, बिल्कुल सही बात है, बट उस स्वार्थ में किसी दूसरे का गला मत घोटो, किसी दूसरे की 6 महीने की मेहनत को खराब मत करो, बिकॉज वो होता है। अच्छा, अब एक और सवाल है, अभी और सवाल है भाई, ठीक है, कि रिपीटेशन की बात बोली गई, ठीक है, तो यहां तक हो गया। क्या कट ऑफ इंटेलिजेंस से? मैं बता रहा हूं भाई, इंटेलिजेंस का असर है। मैं इंटेलिजेंट हूं, ठीक है, मैंने एक बार जीआरएफ क्रैक कर दिया, मैं ऑलरेडी उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखता हूं एग्जाम की, मैं उस एग्जाम के लिए 1 महीने और मेहनत करूंगा, नेक्स्ट टाइम जितना कट ऑफ जाएगा उससे और, ठीक है। तो मैंने एक बार जीआरएफ किया, अगली बार भी मेरा जीआरएफ होगा, बिकॉज मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी, बिकॉज मैं एक लेवल तक पहुंच चुका हूं, जो टफनेस लोगी मैं फिर से मेरे जीआरएफ हुआ। बट दूसरा बच्चा, सब बराबर नहीं है ना, जो ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुका है उसके लिए आसान है, जिसने एक बार यूपीएससी का एग्जाम निकाल लिया है वो बार बार मेंस में और इंटरव्यू में जाके बैठता है, अक्सर, कुछ एग्जाम्पशन जरूर होते हैं बट अक्सर बैठता है। तो यस, इंटेलिजेंस है बच्चों की, बट जो उस इंटेलिजेंस लेवल तक पहुंच गए वो छोड़ देना, उनके पास 3 साल का अवसर है, 3 साल में आप पीएचडी एडमिशन ले लेते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है पीएचडी एडमिशन। नहीं भी होता तो फिर एग्जाम दे दीजिए, दूसरे साल में एग्जाम दे दीजिए, जब आपको लगे कि अच्छा हाँ 3 साल का मेरे पास टाइम था, मेरे 2 साल में एडमिशन हुआ, तो फिर एग्जाम दे दो, फिर अपना जीआरएफ निकालो, अपने आप को सिक्योर कर लो कि आपका जीआरएफ अवार्ड लेटर वैलिड रहेगा, ठीक है, वो बात मानते हैं, ठीक है। तो इंटेलिजेंस हाँ होती है डेफिनेटली स्टूडेंट्स में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है, टीचर भी इंटेलिजेंट है। ऐसे तो जाके फॉर एग्जांपल मैं कई फॉर्म भरते जाऊं, जब तक मेरी मान लीजिए उम्र 30 नहीं होती, या फिर महिलाओं के लिए 35 है, मान लीजिए कोई फीमेल फैकल्टी है, अदिति मैम ही है, चलिए मान लीजिए, अब अदिति मैम मान लीजिए 35 की नहीं हुई, या मुझे एज नहीं पता, तो वो तो फॉर्म भर सकती है। अब वो बार बार फॉर्म भरते जाएंगे, हर बार जीआरएफ निकलते जाएंगे, तो किसका फायदा है उसमें? किसी का फायदा नहीं है, ठीक है। हर 6 महीने पे एग्जाम साल में 2 बार हो रहा है, अब साल में 2 बार आप जीआरएफ निकालेंगे तो बताइए किसका फायदा है? किसी का फायदा नहीं है। आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो भैया पीएचडी में अप्लाई कर लो ना, क्या दिक्कत है? ओनली पीएचडी करिए, आपका स्कोर कार्ड आपको जीआरएफ एडमिशन दिलवाएगा, नेट का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कहीं से भी, कोई 1 साल के लिए वैलिड नहीं, वो लाइफ टाइम के लिए, वो नेट का स्कोर कार्ड 1 साल के लिए वैलिड है, ओके। सो ये नेट का स्कोर कार्ड 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, ठीक है, बस इतनी सी बात है। नाउ नेगेटिव्स मार्किंग समाधान है नहीं समाधान है, मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है मैं गलत हूं, नेगेटिव मार्किंग का उपयोग, हमारे पास 2 प्रकार के एग्जाम होते हैं, एक है क्वालिफाइंग एग्जाम, एक होता है जॉब एग्जामिनेशन, ओके। तो जो जॉब वाले एग्जाम होते हैं वहां नेगेटिव मार्किंग होता है, जैसे कि आपने देखा असिस्टेंट प्रोफेसर में आरपीएससी में आपको जॉब दे रहे हैं तो वहां नेगेटिव मार्किंग। यूजीसी नेट एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, तो लॉजिक इस देश का मुझे नहीं पता कि हो सकता है ये कर भी ले, कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, बट हमारे यहाँ बेसिक जो एजुकेशन सिस्टम में लॉजिक चलता है कि कोई भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है जिससे आपको जॉब नहीं मिल रही, एक सर्टिफिकेशन मिल रहा है, यूजीसी नेट इज एक सर्टिफिकेशन, जेआरएफ सर्टिफिकेशन, तो उस सर्टिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाती, बिकॉज वो सिर्फ सर्टिफिकेट है। नेगेटिव मार्किंग अगेन मैम का जो सजेशन था कि कट ऑफ कम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मेरे हिसाब से, अगर मैं सपोर्ट तो नहीं करूंगा, बट हाँ अगर एनटीए को लगता है कि कल के दिन करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो एनटीए वो डिसाइड करेगी, वो उनका काम है, और मैं ना उसमें सपोर्ट करूंगा ना रिजेक्ट करूंगा। तो ये समाधान है कि नहीं है? समाधान एक नैतिकता का भी है, हर इंसान को अपनी नैतिकता को देखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास वो चीज है, एंड स्पेशली चले जेआरएफ के लिए तो मैंने ही बोला, नेट आपके पास ऑलरेडी है मेरे भाई, सबसे बड़ी लड़ाई नेट की है, वो नेट की सीटें आप बार बार खा रहे हैं, नेट का मतलब जो स्कोर है वो इतना हाई चला गया है कि जो पहले जेआरएफ का, मतलब मैं ईमानदारी से बताऊं, जिस स्कोर पे मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया था ना 2020 में, अब उस स्कोर पे नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, ये सच्चाई है जनरल कैटेगरी का। मैं जनरल कैटेगरी से हूं, जिस स्कोर पे मैंने, मेरे आई गेस 210 समथिंग कुछ मार्क्स आए थे, उसमें मेरा जेआरएफ हो गया तब, अब बच्चों का 210 पे नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा, और बताइए। तो ठीक है, बट अच्छी बात है, इंटेलिजेंस है, क्वेश्चन का लेवल खराब हो रहा है वो तो सबको पता है, पेपर का लेवल खराब है, सब कुछ है, ठीक है, बस चलिए यही है। बाकी आखिरी में वैसे ऑलमोस्ट आधे घंटे की वीडियो हो गई है, तो वीडियो बनाकर अवेयर करना, मेरा बस उद्देश्य अवेयर करना था, और जो मैं लाइफ की मेरी फिलॉसफी है कि भाई अगर आप दूसरों का जिंदगी बेहतर करते हो तो अपनी जिंदगी बेहतर होती है, मैं उसी आधार पे आज तक इस मुकाम पे खड़ा हूं। मैं अपने आप को बहुत सक्सेसफुल तो नहीं मानता, बट हाँ ठीक ठाक थोड़ा बहुत सक्सेस या बोल सकते थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट और प्यार आप लोगों का पाया है। तो बस इसी बात के साथ मैं इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहूंगा। मैं मैम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आगे से आपको कोई बात लगती है, मैंने आपको वैसे पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज किया है और अपना नंबर भी शेयर किया है, कि अभी भी आपको मेरी कोई बात में कंफ्यूजन लगता है आप मुझे डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं, और बट प्लीज इसका उपयोग मत कीजिएगा, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। हम दोनों ही टीचर हैं और हम दोनों ही छात्रों के हक में ही काम कर रहे हैं, ठीक है, आप भी छात्रों के हक में काम कर रही हैं, मैं भी छात्रों के हक में काम कर रहे हैं, कोई किसी को गुमराह करना नहीं चाहता, कोई फेमस होना नहीं चाहता, कोई क्लिकबेट नहीं बनना चाहता, हम उस लेवल के टीचर नहीं बचे कि आप क्लिकबेट बनाएं, हम उससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। हम अब एक प्रकार से छात्रों के दर्शक के रूप में, और वो मार्गदर्शन ही हम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे सवाल कंप्लीट हो गए होंगे।
फिर भी बचता है तो आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे डेफिनेटली कॉल करके सकते हैं। आपको मैंने पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया। ओके चलिए दोस्तों, सो समाप्त करते हैं, मैं तो थक गया बाप रे। चलिए, सो आई होप कि सारे सवालों का सवाल खत्म हो गए होंगे। और बाकी अब आपको डिसाइड करना है कि मैं फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑलरेडी आपका हो चुका है तो और जेआरएफ नहीं हुआ है तो ये दोनों टिक करना। ओके इफ ओके तो फिर ये टिक करना। आपको एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। और किसी को कोई बोलता है ना, क्लेम करता है, मैं नौकरी छोड़ने को तैयार हूं, ठीक है। और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। मैंने रूल पढ़े हैं, पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा है, उसके बाद मैं ये क्लेम कर रहा हूं आप पीएचडी ओनली पर एडमिशन। हाँ, स्कोर अगर आपका कम होगा तो ऑब्वियसली देखिए यार, स्कोर कम है तो दूसरों से तो फिर आप, बट हाँ आपको स्कोर बढ़ाना पड़ेगा अपना। पर जरूरी नहीं कि आप जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर को बार-बार सिलेक्ट करें, ठीक है। तो अपनी रिक्वायरमेंट आप जिसका ऑलरेडी जेआरएफ भी हो रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर, वो सिर्फ ओनली पीएचडी सिलेक्ट करें। और जिसका कुछ नहीं हुआ वो तीनों सिलेक्ट करें। जो पहली बार आ रहे हैं भैया तीनों सिलेक्ट करो, क्या दिक्कत है, कंपटीशन ही तो है, करना है। बट अनफेयर कंपटीशन नहीं करना है, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। नैतिकता के आधार पर मैं आपसे फिर से वही निवेदन करूंगा जो मैंने पहले किया था कि किसी दूसरे का नुकसान ना हो, अपना फायदा करना है बट किसी दूसरे का नुकसान करके, ठीक है। एक प्रिंसिपल है आपका पैरेटो का, ऑप्टिमल यूटिलिटी, तो उस ऑप्टिमल यूटिलिटी को अपनाते हैं जरा। और एग्जामिनेशन को देखिए, अब एनटीए ने आगे, हाँ एक और सवाल था आखिरी, चलिए बच गया, नहीं तो मैम बोलेंगे वो भी बहुत छोड़ दिया, कि अनाउंसमेंट करना चाहिए था धर्मेंद्र प्रधान जी को या फिर एनटीए को या फिर यूजीसी को। तो हाँ, उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। बट उन्होंने सिस्टम में जो हमने रिक्वायरमेंट मांगी थी कि आप इंडिविजुअल दीजिए, ये सिलेक्ट करने में पहले ऑटो आता था कि अगर आपने जेआरएफ सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली ये दोनों होते थे। दिस इज माय गारंटी, और इस बात के लिए मैं अभी भी खड़ा हूं। आप चेक करवा लीजिए, किसी से ही पूछवा लीजिए, दुनिया के किसी के कोर्ट में जाके, ये होता था। ये सब बच्चों ने देखा है कि अगर आप ओनली जेआरएफ पे क्लिक करते तो ऑटोमेटिक, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर पे क्लिक करते तो ऑटोमेटिकली पीएचडी सिलेक्ट हो जाता था। वो ऑटोमेटिक सिस्टम था, उन्होंने सिस्टम को चेंज किया वो, और उस सिस्टम से लाखों बच्चों का जिंदगी सुधरेगी। और अगर मैं और आप मिलकर बच्चों को इंस्पायर करेंगे कि भाई थोड़ा जिम्मेदारी से करो। बहुत लोगों का जीवन है, 6-6 महीने बच्चे पढ़ते हैं, और जब एक्सटेंसिव हाई कट ऑफ जाता तो उनकी जो बोल सकते हैं क्या, उनकी जो भावना है वो आहत होती है, वो बेचारे टूट जाते हैं अंदर से कि सर इतना पढ़ा था फिर भी मेरा नहीं हुआ। और स्कोर भी उनका अच्छा नहीं, ऐसा नहीं कि जेआरएफ के बराबर स्कोर, बट नहीं हुआ, नेट नहीं हुआ, जेआरएफ नहीं हुआ। तो इट्स ए मेजर रिफॉर्म, मेरे हिसाब से मेजर रिफॉर्म है। भले उसको अनाउंस नहीं किया गया, सिस्टमेटिकली विद इन द सिस्टम उन्होंने उस जो पुरानी गलती थी उसको सुधारा है। इट्स ए रिफॉर्म, ठीक है। तो मेरे हिसाब से रिफॉर्म है, मेरे लिए मेजर रिफॉर्म है, बिकॉज इट विल मेजरली इंपैक्ट thousands and lakh of student in this examination, those who are connected with the UGC NET examination. Okay, तो मैं मेजर रिफॉर्म ही बोलूंगा, जिसको नहीं लगता है नहीं लगे, ठीक है। चलिए समाप्त करते हैं इस बात को, और बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाइएगा। बाकी आपका मैराथन है, कल मैराथन में मिलते हैं, आराम से पढ़ाई करेंगे। और बाकी इसके अलावा जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स भी आ चुका है, तो रिवीजन वगैरह के लिए बूस्टर कोर्स का उपयोग कर सकते हैं और अपनी तैयारी वगैरह करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो बूस्टर कोर्स है, उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी रिवीजन के पर्पस से स्पेशली, एंड बाकी कूपन कोड वगैरह भी है, और उसमें अच्छा प्राइस में भी ड्रॉप हो गया, ये 5999 की जगह 4999 कर दिया अभी, ठीक है। और आपको 1000 रुपए, बिकॉज आपके एग्जाम फॉर्म वगैरह का भी खर्चा इस महीने आपका, ठीक है, तो आपका और खर्चा कम कर दिया कि 1001 रुपए का तो बेचारों का फॉर्म भी भर जाएगा। तो यूजीसी हमारी टीम ने बोला कि सर बच्चे मेहनत करते हैं, अब 2-3 महीने बचे हैं, तो हम उसको और 1000 रुपए जानबूझ के कम कर दिया गया। तो अगर आप क्रैश कोर्स क्या, और उसमें सब कुछ मिलेगा आपको, पेपर 1 का, पेपर 2 का, दोनों का क्रैश कोर्स, बूस्टर कोर्स, फाउंडेशन कोर्स, पेपर 1 पेपर 2, अगर कोई भी यूनिट वीक है तो फाउंडेशन से कवर कीजिए, टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एवरीथिंग सब्सक्रिप्शन में, मतलब दिसंबर तक सब कुछ आप यूज कीजिए, 4999 बस खत्म, ठीक है। चलो भाई, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूँ, मैम से, आपसे ही माफी चाहता हूँ अगर कुछ बुरा लगा हो आपको, बट बस प्लीज आगे से आप भी ध्यान रखिएगा, मैं भी ध्यान रखूंगा। कोई नकारात्मक चीजें हम नहीं करना चाहते यार, एसएससी वगैरह में बहुत गंदगी चीजें होती हैं कि अभिनव सर ने इनको ये बोला तो उसने ये बोला, यार दिस वी आर वेरी प्रोफेशनल पीपल्स, हम लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं, तो वो मर्यादा हमारे और आपके बीच में भी रहनी चाहिए, यही मैं निवेदन करूंगा। और उस मर्यादा को बनाए रखें, कभी कंफ्यूजन आए बिल्कुल आप रीच आउट करें और मुझसे सवाल पूछें, और मैं भी उसी मर्यादा के साथ आपको जवाब दूंगा। और अभी अगर मैंने कुछ गलती से कुछ ऐसा बोला हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, और मैं इस कंफ्यूजन को बढ़ाना नहीं चाहता, बस आप स्टूडेंट्स का हक था कि वो सच्चाई जाने और क्लियरिटी है, तो मैंने क्लियरिटी दे दी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, और बस ठीक है भाई, धन्यवाद, थैंक यू, हाथ जोड़ता हूं आप लोगों के, जाइए और अपनी पढ़ाई कीजिए, कल मैराथन के लिए मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।